गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आप विदाई संभाषण और पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बाल मुकुंद गुप्त जो इसके लेखक हैं, उन्होंने जो लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन करके आया था, उसकी विदाई के समय जो संभाषण देना चाहिए था उसके बारे में लिखा है। बेटा, पहले पार्ट में आपने पढ़ा था कि जो निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं, ये अपने पड़ोस के ही नज़दीकी गांव में गुड़ियानी के निवासी हैं और इन्होंने आर्थिक कठिनाई के होते हुए केवल मिडिल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने जो अपना साहित्यकार के रूप में पद स्थापित किया, वह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने तो इन्हें भारतेंदु युग और द्विवेद युग की बीच की कड़ी माना है। बेटा, कल आपने इसे चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से निबंधकार लॉर्ड कर्जन को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि अब तुम्हारा शासनकाल समाप्त हो गया है। तुमने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी राज्य की गद्दी छोड़ दोगे, क्योंकि पहले बार जब वे यहाँ वायसराय बन के आए थे 1899 से 1904 तक 5 वर्ष तक रहे, लेकिन दूसरी बार जब वो बनकर आए 1904 से 1905 तक केवल 1 वर्ष में ही उन्हें इस गद्दी को छोड़ना पड़ा था। तो इतनी जल्दी राज्य की गद्दी छोड़ोगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। शायद भारत की जनता ने भी यह नहीं सोचा होगा, परंतु ईश्वर सब जानता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जब आप दूसरी बार वायसराय बनकर आए थे तो यहाँ की प्रजा खुश थी, क्योंकि पहले जो कार्यकाल में आपने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य भी किए थे, लेकिन कार्य किए थे तो इसी कारण से लोग आपसे खुश थे। लेकिन अब दूसरी बार जब बनकर आए तो आपने लोगों को कष्ट दिया था। वह चाहती थी कि आप यहाँ से अपने देश को लौट जाएं, लेकिन आपके जाने पर दुख हो रहा है। आज आपके जाने पर दुख हो रहा है। बिछुड़ना सचमुच करुणाजनक होता है, निर्मल और कोमल होता है। करुणोत्पादक होता है बिछुड़न समय जो होता है। बेटा, बिछुड़ते समय बैर भाव शांत रस में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा देश तो मैंने नहीं देखा। निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं कि मैंने तुम्हारा देश नहीं देखा, लेकिन भारत देश के तो यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वे भी बिछुड़ते समय उदास हो जाते हैं। उनमें इतनी करुणा, दया, रहम होती है, क्योंकि यहाँ के जो प्राणी हैं बेटा, वो संवेदनशील बताए गए हैं। वो थोड़ी सी बिछुड़नापन जब उनके आपस में होता है तो वे इतने परेशान हो जाते हैं। और इसके लिए उन्होंने गायों का उदाहरण भी दिया है कि किस प्रकार से जो ताकतवर गाय किसी पुरोहित को दे दी जाती है, जो कमजोर गाय को सींगों से मारती रहती थी, लेकिन जब उसको अलग किया जाता है तो कमजोर गाय जो है बेटा, वो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। ठीक है, 2-3 दिन तक उसने खाना पीना नहीं किया तो वे भी कितने दुखी होते हैं। तो ये शिव शंभू की 2 गायों का उदाहरण लेखक ने दिया है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। आपसे पूर्व भी जो शासक आए उनको भी जाना पड़ा और अंत में तुम्हारा भी जाना सही है। तो इस प्रकार से बेटा उसने बताया कि बिछुड़न समय जो है वो बड़ा करुणा भरा होता है। तो आज हम आगे जो पढ़ेंगे बेटा,
जो पहली बार वे बम्बई में जब उतरे थे दूसरे कार्यकाल के दौरान, तो आपने इरादे जाहिर किए थे कि उनमें से उन्होंने कौन कौन से इरादे पूरे किए। और उसने कहा था कि मैं यहाँ से जाते समय भारत को इतना ऊंचा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने के बाद बड़े लाटों को, बड़े साहबों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा और वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहे। बेटा ये उसने जैसे ही दूसरे कार्यकाल के दौरान जब वे बम्बई में आए बेटा, बम्बई के एयरपोर्ट पर उतरे, तो उन्होंने अपने इरादे पूरे किए थे, अपने इरादे जाहिर किए थे, प्रकट किए थे कि मैं भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि आने वाले जो बड़े साहब हैं, कितने ही मेरे से बड़े साहब होंगे, लाट साहब होंगे, उनको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, वे कितने वर्षों तक सुख की नींद सोते रहेंगे। ये दिखाया था उसने कि वे किस प्रकार से आने वाले लोगों को, आने वाले अधिकारियों को, जो किसी भी रूप में आए, यहाँ वायसराय बन के आए चाहे खुद कोई दूसरा अधिकारी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वे सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हो गई। वे अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं, जैसे ही वे मुंबई उतरते हैं, आते हैं, तो उन्होंने जाहिर किया था कि मैं भारतवर्ष को एक ऐसा देश बना के चला जाऊंगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, आपको स्वयं ही अपने आप ही इस बेचैनी मजबूरी को बेचैन होना पड़ा था। और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। देखिए कहाँ तो वो कह रहे थे कि उन्हें वर्षों तक सुख की नींद सो जाएंगे, वो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना कुछ कर जाऊंगा। लेकिन बात उल्टी हुई और वो अशांति ऐसी फैली कि उसको मिटाने में लोगों में जो भ्रम हुआ, लोगों में जो अशांति हुई, ठीक है, उसको मिटाने में क्या कहा है कि जो आने वाले कर्मचारी हैं, आने वाले जो अधिकारी हैं, उन लोगों को सुख की नींद तो दूर भूख हराम भी करनी पड़ेगी, ये कहा है। देखना कि उनके जो कारनामे थे, उनके कार्यकाल में जो फैसले लिए गए, उनके कारण लोगों को में अशांति फैली और इसके कारण से स्वयं तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन लोगों में अशांति फैली क्योंकि उसके निर्णय गलत थे। और इसी कारण से जो आने वाले लोग हैं, आने वाले अधिकारी हैं, उनको भी नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। बिस्तरा गर्म राख पर रखने का मतलब है बेटा, बिस्तर को एक जगह पर स्थायी न रखना, बदलते रहना, ठीक है। थोड़ी देर में उसको कभी इधर रखना, कभी उधर रखना। और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। बेटा आप देखना कि किस प्रकार से एक कटाक्ष के रूप में जो बालमुकुंद गुप्त हैं, उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से एक गर्म तवे पे जब पानी की बूंद गिरती है बेटा, तो जलने लगती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उस तवे पे वो नाचने लगती है, ठीक है। पानी की बूंद अपने आप को बचाने की तो कोशिश करती है, उस पे नाचती हुई देखी होगी आपने, तो गर्म तवे पे जब हम पानी की बूंदे डालते हैं तो, लेकिन उस बूंद के साथ में भारतवासियों की जो तुलना की गई है, वो ऐसे की गई है कि भारतवासियों को भी आपने गर्म तवे पे बूंद की भांति नचाया है। तो ये दिया है बेटा कि अपना बिस्तरा जो है, अपना जो बिस्तरा होता है बेटा, क्या करते हैं कि भाई जैसे अपने बिस्तरे को, अपने जो बिस्तरा होता है बेटा बिछाने के लिए जो होता है, जहां हम आराम से चैन की नींद सोते हैं, उस बिस्तरे को हम कभी इधर कभी उधर रखेंगे, तो वो बिस्तरा होता है बेटा कि वो गर्म राख पे उन्होंने रखा है। बालमुकुंद गुप्त ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि तो आपने तो अब की बार बिस्तरा ही गर्म रखा था, यहाँ बिस्तरे को चैन से रुकने ही नहीं दिया, और साथ में भारतवासियों के साथ भी अनेक क्या किए बेटा, कष्ट दिए, उन्हें पानी की बूंदों की तरह गर्म तवे पर नचाया।
आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। आप स्वयं भी खुश नहीं हुए और प्रजा, यहाँ की प्रजा थी, वो भी खुश न हो सकी। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है कि वे उन्हें किसी प्रकार का सुख प्रदान न कर सके और लोगों को तो नहीं दिया तो स्वयं भी सुखी न रह सके। इसका बड़ा दुख है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग इतने संवेदनशील हैं बेटा। ठीक है, वो दूसरे के दुखों में दुख भी होते हैं और सुखों में सुख भी प्राप्त करते हैं, खुश होते हैं, वो उन्हें खुशी मिलती है। विचारिए तो, जानिए तो, अपने आप को थोड़ा सा विचार करके अपने अंदर झांकिए। क्या शान आपकी इस देश में थी? जब आप आए तो आपकी शान, इज्जत, सम्मान क्या था और अब क्या हो गई? लेकिन अब क्या हो गई? ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष के बाद में ही आपकी शान जो बिगड़ी, आपको यहाँ से जाना पड़ा। उसके लिए कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। आप कितने ऊंचे थे, बहुत बड़े थे, लोगों की नज़रों में बड़े ऊंचे थे आप, लेकिन आप नीचे गिर गए हैं क्योंकि आपके कारनामे ऐसे थे। अलिफ लैला के अलहदीन के ने चिराग रगड़कर और अबू हल हसन ने बरगद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी। देखना, अलिफ लैला जो उनके अलादीन था जो चिराग रगड़ करके कोई भी कारनामे कर सकता था। ठीक है, और इसी प्रकार से बगदाद के जो खलीफा थे अबुल हसन, उनको गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी, क्योंकि वह आंख खोलते हुए भी इतनी बड़ी शान देख रहे थे। वो उससे भी बढ़कर आपने वो शान देखी, इज्जत देखी, सम्मान देखा यहाँ के लोगों में, उनके आंखों में, लेकिन आपने उनको नामंजूर कर दिया। आपने उनको देखा ही नहीं, देखकर भी आप अनजान बने रहे। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, आपकी और आपके जो मैडम थी, ठीक है, उसकी कुर्सी सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। ठीक है, आपके छोटे भाई जो थे उनकी जो कुर्सी थी वो चांदी की थी और उनकी पत्नी की भी। क्या कहा है कि आपकी और आपके पत्नी की कुर्सी की क्या, किस चीज की थी? सोने की, कीमती आभूषण। देखना, सोने की कुर्सी पे बैठते थे वो। और आपके छोटे भाई की जो कुर्सी थी और उनकी पत्नी की वो चांदी की थी। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वे दूसरे थे। आप दाहिने बैठते थे तो वे बाएं बैठते थे। आप पहले नंबर पे आते थे तो वे दूसरे नंबर पे। महाराज के बारे में बताया है, क्योंकि प्रभु महाराज का दर्जा उनको दिया गया है, उनकी भाई को। इस देश के सब रईसों ने, रईस कौन होते हैं बेटा? जिनके पास बहुत पैसा होता है, धनवान। ठीक है, जिनके पास सारी सुख सुविधाओं का सामान होता है, साधन संपन्न जिसको कहा जाता है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे, बादशाह का जो भाई था उसको पीछे सलाम किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ के निवासियों के लिए हालांकि बादशाह पहले नंबर पे आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले सलाम नमस्कार किसको किया बेटा? लार्ड कर्जन को, और बाद में किसको? बादशाह के भाई को। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। जुलूस के बारे में, जुलूस होता है जलसा जो निकलता है बेटा। ठीक है, लोगों की रैली जो निकलती है। ठीक है, अपना जो रुतबा दिखाना होता है तब रैली निकालते हैं, या कोई भी जुलूस के रूप में, रैली के रूप में लोगों का इकट्ठा होकर के हुजूम निकलना, वो जुलूस कहलाता है। और उसमें उनका हाथी कहाँ होता था बेटा? सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। किनका? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, देखो आपने पढ़ा कि किस प्रकार से रईसों में, रईस लोग जो थे, धनवान लोग जो थे यहाँ के, वे जो सबसे पहले सलाम नमस्कार आदाब किसको पहले करते थे? लॉर्ड कर्जन को, और उनके भाई को, बादशाह के भाई को पीछे करते थे। जुलूस में उनका हाथी सबसे आगे होता था और सबसे ऊंचा भी होता था। ठीक है, देखिए कितना मान सम्मान दिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ की प्रजा ने उन्हें। फिर भी ओदा, चंवर, छतर आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। ठीक है, ओदा
जो पद होता है, चंवर जो ऊपर डुलाया जाता है, ठीक है, और छतर जो उसके ऊपर छतरी लगाई जाती है, ठीक है। धूप, गर्मी, छाव सभी से बचने के लिए देखना किस प्रकार से जब जुलूस निकलता था तो उनका हाथी सबसे ऊंचा होता था, सबसे आगे होता था, और जो पद है वो चंवर हैं और छतर हैं, ये तीनों सभी क्या होते थे बेटा, उसके सबसे ऊंचे होते थे, सबसे बढ़ चढ़ करते हुए। सारांश यह है कि, सारांश का मतलब है सार का अंश, ठीक है। कंप्लीट बात जो थी वो ये थी कि किस प्रकार से ईश्वर और महाराज, एडवर्ड के पात्र, इस देश में आप ही का दर्जा एक दर्जा था। ईश्वर और महाराज जो भी भगवान थे उनके बाद में इस देश में आपका ही एक दर्जा था, पद था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, ठीक है। जंगी लाट, पटखनी होती है चित कर देना बेटा, ठीक है। जंगी जो जहाज होती है, जंग की जो लड़ाई की भूमि होती है, उसके अंदर आपको चित होना पड़ा बेटा, ठीक है। क्योंकि आपने जो लोगों में जो भावना, जो अशांति फैलाई और उसका ये नतीजा हुआ। सिर के बल नीचे आ रहे, पटकनी खाने का मतलब है उसको सिर के बल नीचे गिरना पड़ा। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, ठीक है। अपने देश में, आपको अपने देश में ही, हालांकि यहाँ ऊंचा माना गया था, लेकिन आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके, अर्थात आपने पद त्यागने की जो धमकी दी थी आपकी अपनी सरकार को, उसके आगे भी आपको नीचा ही रहना पड़ा, ठीक है। उस धमकी का भी आप उनके ऊपर कोई असर न पड़ा और आप ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी जो प्रशंसा के रूप में कुछ कसीदे भी गढ़े हैं उन्होंने, और कसीदे गढ़े हैं, क्या कहा है कि उनको धैर्यवान, गंभीर वाला, गंभीरता धारण करने वाला, ठीक है। लॉर्ड कर्जन हालांकि बहुत ही अच्छे मंजे हुए वायसराय रहे हैं, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने अपने जो कार्यकाल में फैसले लिए गए और उन फैसलों ने लोगों में अशांति फैलाई थी, तो आप अब यहाँ उनकी किसमें बेटा, उनकी प्रसिद्धि में, उनको ऊंचा उठाने में जो कसीदे गढ़े गए हैं। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, आप बहुत धैर्यवान भी थे, गंभीरता लिए हुए भी थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। देखिए, उस जो आप धैर्य के रूप में धैर्यशील बने रहते थे, लोगों में धैर्यता थी आपके प्रति, वो, और दूसरा क्या कहा है बेटा, गंभीरता। इस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में, जो काउंसिल होती है बेटा, एक सद होता है, सभागार होता है, ठीक है, उसके अंदर बेकानूनी, कानून से अलग होकर के जो कानून पास किया आपने, कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। जो आपने उनके बारे में बताया, उनके बारे में जो फैसला लिया गया, उससे उनका दिवाला निकल गया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, ठीक है। भारत में इस दिवाले को आपने दर्शाया, यहाँ का तो दिवाला होगा इस देश में, तो उधर विलायत में, इंग्लैंड में आपने बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है, ठीक है। कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ जो देश में, वहाँ जो चल रहा था इंग्लैंड में, विलायत में, ठीक है, उसमें बार बार जो आपने इस्तीफा देने की धमकी दी थी बेटा, उसके कारण आपकी जो जड़ थी बेटा वो हिल गई। हिल गई का मतलब है कि आपको परेशान कर दिया था। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा था, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ बेकानूनी जो कानून पास किए उसके कारण भारतवासियों का दिवाला निकाला, और अब आपने जो धमकी दी थी इस्तीफा देने की, उसके कारण वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा था, ठीक है बेटा। तो आगे है, और
धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी थी। त्याग देना, तिलांजलि होता त्याग देना बेटा। ठीक है, धीरता और गंभीरता जो आप में आपकी प्रसिद्धि का जो कारण था वो उसको भी आपने छोड़ना पड़ा था, उनको भी त्याग देना पड़ा था। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। यहाँ के वैद हकीम जो भी थे बेटा, वो सब आपकी ताल, आपकी एक बात पर, एक इशारे पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। जो राजा महाराजा थे यहाँ के, वे आप डोरी हिला देते थे तो थोड़ा सा भी इशारा कर देते थे तो क्या होता था, हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। आप एक इशारा कर देते थे तो प्रलय मच जाती थी, हाहाकार मच जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से कितने ही राज्यों को मिट्टी में के खिलौनों की बात आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही राज्यों को, कितने इस देश में कितने ही राज्य थे जो आपने मिट्टी के खिलौनों की बातें उनको तोड़ मरोड़ कर खत्म कर दिया। कितने ही मिट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। काठ और मिट्टी बिल्कुल जो निम्न स्तर के थे खिलौने के रूप में जो अधिकारी थे, उनको आपने बड़े बड़े पदों पर आसीन कर दिया। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल माने दुर्घटना, दुर्दशाग्रस्त कहें हम। ठीक है, और नष्ट होना, जिसको हम आमतौर पे सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, पायमाल का अर्थ है नष्ट होना बेटा। ठीक है, आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा ही नष्ट हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। यहाँ की जो आज़ादी का, ठीक है, अपनी अधीनता जो थी उसको छीन लिया। बंग देश के सिर पर आरह रखा। आरा होता आरा, जिससे लकड़ी काटा जाता है, लकड़ी को काटा जाता है। ठीक है, किसी चीज को भी काटने के लिए आरा, आरा का मतलब आरा जो होता है। बंगाल जो देश का जो विभाजन उन्होंने किया था उसको, उसके सिर पर उन्होंने क्या रख दिया, आरा रख दिया। इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर आपके इच्छित पद पर नियत न हो सका। फौजी अफसर को जो ये नियत करना चाहते थे, नियुक्ति दिलाना चाहते थे, परमानेंट करना चाहते थे, वो इनकी इच्छा पर भी नहीं हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा था। ठीक है, वे फौजी अफसर को नौकरी दिलाना चाहते थे और वहाँ वो मंजूर न हो सका, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दाखिल किया। ठीक है, अपना इस्तीफा देना पड़ा था और वह भी मंजूर हो गया। उस सरकार ने उसको मंजूर कर लिया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। अर्थात वे रखना चाहते थे, फौजी अफसर को लगाना चाहते थे, उसको तो लगाया नहीं और उल्टा ही उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। उन्हें आदेश मिल गया, हुक्म मिल गया कि आपको ही नौकरी से हम निकाल देंगे, अर्थात वायसराय के पद से आपको हटा देंगे। तो बेटा यहाँ तक आपने जो इस चैप्टर को पढ़ा है, इस आधार पर छोटे प्रश्नों को नोट कर लें, रफ कॉपी में लिखने हैं कि बिछुड़ते समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है। बिछुड़ते समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के पास कितनी गाय थी। शिव शंभू के पास कितनी गाय थी। अगला प्रश्न है, शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दे दी। शिव शंभू ने कौन सी गाय दान में पुरोहित को दी। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली गाय किसका प्रतीक है। शक्तिशाली गाय किसका प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कमजोर गाय किसका प्रतिनिधित्व करती है। कमजोर गाय किसका प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, लाड़ करजन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था। लाड़ करजन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था। अगला प्रश्न है, इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पाठ में सूत्रधार जो शब्द यूज हुआ है बेटा, वो किसके लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, किंतु लीक पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही थी। इस वाक्य में लीलामय जो शब्द यूज किया है वो किसके लिए हुआ है। लीलामय की लीला हो रही थी, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो। अगला है, नींद और भूख हराम करने का क्या अर्थ है। नींद और भूख हराम करने का क्या अर्थ है। और अगला प्रश्न है बेटा, गर्म राख पर बिस्तर रखना का क्या अर्थ है। गर्म राख पर बिस्तर रखने का क्या अर्थ है। ये बेटा प्रश्न आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।